गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम नया टॉपिक पढ़ेंगे वो है वैद्युत द्विध्रुव। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टूडेंट के बारे में कहूँगा जिन्होंने कहा कि हमें पुरानी वीडियो नहीं मिली है क्योंकि वो ग्रुप में बाद में ऐड हुए थे। तो मैं उनको बता दूं, वो जो भी वीडियो अपलोड की जा रही है उसके यूट्यूब लिंक पर क्लिक करके मेरे चैनल पर जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर सारी वीडियो अवेलेबल हैं। तो आइए टॉपिक पे बढ़ते हैं। वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव है क्या? एक्चुअली वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा समायोजन है जिसमें दो समान आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के, एक माइनस का होगा तो एक प्लस का होगा, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो ये जो समायोजन है, ये जो व्यवस्था है वो क्या कहलाती है? वैद्युत द्विध्रुव। जब दो मात्रा में समान व प्रकृति में विपरीत आवेश परस्पर अल्प दूरी पर व्यवस्थित कर दिए जाते हैं तो यह प्रबंध वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। आप देख सकते हैं आवेश कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए और विपरीत प्रकृति के होने चाहिए। ठीक है, तो इसका कुछ उदाहरण भी हैं। अनेक अणु जैसे HCl, H2O, HBr, NC, CH4 ये सब क्या हैं? वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। अब जो आयनिक बंध बनाते हैं, वैद्युत संयोजी बंध, वो भी क्या होते हैं? वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। सभी वैद्युत संयोजी बंधों वाले अणु वैद्युत द्विध्रुव होते हैं, जैसे NaCl, NaBr, NF, ठीक है, LiF, इस टाइप के जो आयनिक बंध बनाने वाले होंगे वो सब भी क्या होंगे? वैद्युत द्विध्रुव। तो H2O, H प्लस OH सभी पे देखो प्लस और एक माइनस, तो आवेश दोनों पर बराबर है जो कि अल्प दूरी पर स्थित है। ऐसे ही इस पर भी आवेश बराबर अल्प दूरी पर स्थित है। NH4 प्लस Cl माइनस, आवेश दोनों पर बराबर और ये भी अल्प दूरी पर स्थित है। तो ये सब क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आप जानते ही थे, जिसमें दो आवेश होते हैं विपरीत प्रकृति के जो कि अल्प दूरी पे स्थित होते हैं। तो इनके बीच में जो एक वेक्टर सदिश होता है P, जो कि माइनस से प्लस आवेश की ओर होता है, जिसको हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आखिर ये होता क्या है? ये इन दोनों में से कोई भी एक आवेश ले लो Q और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का एक आवेश यानी Q तथा आवेशों के बीच की अल्प दूरी यानी 2L, हमने जो दूरी को 2L से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसी से भी। 2L इसलिए लेते हैं क्योंकि इसको जब हम डेरिवेशन करते हैं और फॉर्मूले के, तो वहाँ 2L बेटर होता है, जिससे डेरिवेशन आसानी से हो जाता है। अल्प दूरी 2L का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो Q और 2L का जो गुणनफल होगा वो होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। तो इसे P से प्रदर्शित करते हैं, अतः P इजिकल टू Q इंटू 2L, या फिर इसको 2QL भी लिख सकते हैं गुणा करके। सिंपली आप ध्यान रखो P इजिकल टू Q इंटू 2L। यह एक सदिश राशि है, इसका मतलब इसकी दिशा भी होगी, आप देख सकते हैं माइनस से प्लस आवेश की ओर ही इसकी दिशा हमेशा होती है। इसकी दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश, अक्ष का मतलब इसको इससे मिला दे, ये इसका अक्ष हो जाएगा। इसके दो अक्ष होते हैं वैसे, एक ये अक्ष हो गया और इसके केंद्र से इसके परपेंडिकुलर डालोगे लंबवत, ये लंबवत अक्ष, तो इसको अक्षीय स्थिति, इसको निरक्षीय स्थिति बोलते हैं। वो आगे आएगा टॉपिक। खैर आगे बढ़ते हैं। अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो दिशा क्या है? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है तथा इसकी विमा LAT है। कूलाम का मात्रक, मीटर का मात्रक मीटर L और कूलाम AT। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव ये दे रखा -Q प्लस Q, इसके कारण किसी भी बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हो। तो पहले जो आएगा पॉइंट वो होगा इसकी अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति यानी ये वाला अक्ष, अक्षीय अनुदैर्ध्य स्थिति, और दूसरा होगा पॉइंट इसकी निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति इस पर। तो इस अक्ष पर कहीं भी कोई बिंदु ले लें और उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होगा, और इस अक्ष पर कहीं भी कोई बिंदु ले लें उस पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। दोनों के फॉर्मूले निकाल के उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट इसमें आ गए। मोस्ट ऑफ दो ही इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। तो यहाँ वैद्युत द्विध्रुव हमने ले लिया -Q प्लस Q, आवेश हैं इसके, और केंद्र इसका O ले लिया, और इनके बीच की दूरी 2L ले ली। अब देखो 2L को हमने L में डिवाइड कर दे, इससे क्या होगा? इससे आपका डेरिवेशन आसान हो जाएगा। अब इसका जो अक्ष है ये, इस अक्ष पर कहीं भी एक बिंदु ले सकते हैं। हमने बिंदु यहाँ ले लिया P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब हम क्या करेंगे? प्लस Q आवेश के कारण इस पर जो भी क्षेत्र उत्पन्न होगा वो E1 मान लिया, और -Q आवेश के कारण इस पर जो भी क्षेत्र उत्पन्न होगा वो E2 मान लिया, और इस बिंदु पर जो परिणामी क्षेत्र आएगा वो इनका क्या होगा? सदिश योग के बराबर हो जाएगा। बस यही करना है। अब आपको क्या करना है? यहाँ से इस केंद्र से, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से जो दूरी P की R मान लेंगे। ठीक है, तो इससे कितनी दूरी हो जाएगी? वो टोटल R में से ये L घटा दो तो R - L, और इससे कितनी होगी?
यहाँ तक आर है, आर में एल जोड़ दो तो आर प्लस एल, ठीक है। तो मान लिया कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी द्वारा इसकी अक्ष पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ए बी द्वारा वैद्युत द्विध्रुव इसके केंद्र से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, इस पर निकालनी है, ठीक है। मान लिया बिंदु पी वैद्युत ध्रुव के केंद्र ओ से आर दूरी पर है, तब धनावेश से बिंदु पी की दूरी बी पी इजिकल टू आर माइनस एल, यानी बी पी ये दूरी है आर माइनस एल, तथा ऋणावेश से बिंदु पी की दूरी, ऋणावेश ये रहा, इससे बिंदु पी की दूरी जो कि है आर प्लस एल, ठीक। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला लगा दिया, E1 इजिकल टू 1/4 के एप्सिलॉन नॉट। क्यू आवेश के कारण, इसके कारण वो E1 है तो ये दूरी ले लेंगे Q अपन VP का स्क्वायर, जो कि दिशा क्या होगी B से P की ओर, यानी BP दिशा में, जहाँ K क्या है माध्यम का परावैद्युतांक है। तो ये वैल्यू यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करते ये वैल्यू हो जाएगी आर माइनस एल का स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बिंदु पी पर, तो E2 इजिकल टू 1/4 के एप्सिलॉन क्यू अपॉन सीधे वैल्यू रख दी आर प्लस एल का स्क्वायर, ये इसकी दिशा होगी पी ए दिशा में, ठीक है। ये दोनों मान, इसमें देखो आर माइनस एल आ रहा है नीचे और इसमें आ रहा है आर प्लस एल, यानी ये वैल्यू कम है, यानी कम वैल्यू से आप भाग कर रहे हो, तो E1 बड़ा होगा किससे E2 से, तो यहाँ परिणामी जो होगा वो E1 माइनस E2 आएगा। तो अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके सदिश योग के बराबर होगी, सदिश योग कर दिया, और सदिश हटाओगे तो मापांक की वैल्यू होगी E इजिकल टू E1 माइनस E2, ठीक है। इसकी दिशा क्या होगी OP दिशा में होगी, क्योंकि E1 बड़ा है तो E1 की जो दिशा होगी वही परिणामी की दिशा होगी। दोनों के मान रखे, मान रखने के बाद जो कॉमन है उनको निकाल लेंगे, ये Q और ये 1/4 के एप्सिलॉन कॉमन है, तो ये वैल्यू आ गई। इसका एलसीएम लेंगे, यानी नीचे इन दोनों की गुणा हो जाएगी, और गुणा होते ही स्क्वायर तो कॉमन हो गया, तो आर माइनस एल और आर प्लस एल की गुणा करेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर पहले से ही था, तो ये एलसीएम, तो ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, एलसीएम ले लिया, इसको स्क्वायर खोलते ही वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, स्क्वायर खोल दिया तो ये आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होकर ऐड हो गए, तो 4RL। अब इसमें क्या करेंगे हम, Q इंटू 2L, इसको 4 को लिख देंगे 2 इंटू 2, तो Q इंटू 2L में बदल देंगे, जिसको बाद में हम P से रिप्लेस कर देंगे। तो ये वैल्यू आ गई E इजिकल टू 1/4 के एप्सिलॉन 2, इस 4 को कर दिया हमने 2 इंटू 2 और Q इंटू 2L इंटू R, बाकी वैल्यू सेम ऐसी रही, इस Q इंटू 2L को हम लिख देंगे P, और बाकी सब सेम रहा, क्योंकि हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू Q इंटू 2L। अब ये वैल्यू की बात कर रहे हैं, ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि जो दूरी L है ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी का आधा है, बीच की दूरी का आधा, तो और R क्या होती है इसके केंद्र से दूरी, जो कि बहुत ज़्यादा होती है L से, तो L की वैल्यू बहुत ही छोटी है R से, R ज़्यादा है L से, तो L का स्क्वायर R की तुलना में बहुत छोटा होगा, तो उसको हम छोड़ सकते हैं। तो E इजिकल टू 1/4 के एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ L स्क्वायर हमने छोड़ दिया, बचा क्या R की घात 4 हो जाएगी, तो यहाँ R की घात 4 हो गया, एक R से एक R कैंसिल, 2P/r³ बन गया, तो ये E का फॉर्मूला आ गया। तो इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम, इसकी दिशा OP दिशा में, तो दिशा क्या है अक्ष की ही दिशा में आ रही है, देखो इसकी दिशा कहाँ आ रही है, ये अक्ष की ही दिशा में, लेकिन यहाँ इधर की ओर OP, O से P की ओर, ठीक है, यानी यह कह सकते हैं माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर इसकी दिशा होगी। अगर माध्यम हमारा वायु या निर्वात है तो K का मान 1 रख देंगे, तो 1/4 एप्सिलॉन 2P/r³, तो ये इसका मात्रक हो गया, न्यूटन पर कूलम मात्रक हो गया। वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी, तो इसकी दिशा भी यही होगी, माइनस से प्लस आवेश की ओर, ठीक है। आते हैं सेकंड स्थिति पर। जो सेकंड स्थिति है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके लिए पहले वैद्युत द्विध्रुव बनाया हमने, जिस पर एक पे आवेश है -Q और एक पे है +Q, जो कि अल्प दूरी पे है, मान लो उनके बीच की दूरी 2L ले लेंगे, आधा आधा L हो गया। तो इसका जो निरक्षीय अक्ष है ये है, इसके केंद्र से किसी बिंदु पर P पर, जो कि इससे R दूरी पर है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। उसके लिए ये दूरी पता होनी चाहिए, ये दूरी, क्योंकि -Q आवेश के कारण इस पर जो क्षेत्र आएगा वो, तो इसके लिए हमने इस ट्रायंगल में देखो ये दूरी L, ये दूरी R, तो पाइथागोरस थ्योरम में से ये होगी √r² + L², सेम एज ऐसे ही हम निकालेंगे L और R, तो ये दूरी √r² + L² आ जाएगी। तो ये दूरी पता है, ये दूरी पता है, तो इस आवेश के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे जो कि इसकी ओर होगा, क्योंकि माइनस आवेश है। इस आवेश के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे जो कि इससे दूर जा रहा होगा, क्योंकि ये प्लस आवेश है, प्लस से हमेशा क्षेत्र बाहर की ओर जाता है, माइनस की ओर आता है, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ इसकी ओर हो गया, यहाँ इससे दूर की ओर हो गया, तो वैद्युत क्षेत्र दोनों क्या है, तो यहाँ बिंदु पी पर इन दोनों का जो परिणामी होगा वो इधर कहीं आएगा ई, तो ये ई निकालना है। तो हमने क्या करा, ये एंगल थीटा मान लिया, क्योंकि ये एंगल थीटा ले रखा है तो ये भी थीटा ही होगा। तो थीटा ये समांतर है, ये तो ये भी समांतर हो गया, संगत कोण थीटा हो गया। तो इसको दो घटकों में तोड़ देंगे, इसे और इसे भी, ठीक है। तो इसको पूरा डायग्राम मैंने यहाँ दिखा दिया है। तो यहाँ क्या किया, E1 को दो घटकों में तोड़ दिया, E1 साइन थीटा और एक E1 कॉस थीटा। ऐसे ही ये एंगल थीटा होगा, तो यहाँ थीटा है तो ये दो घटकों में तोड़ दिया, इसको E2 को E2 कॉस थीटा और E2 साइन थीटा। ये दोनों वैसे परिमाण में बराबर होंगे, क्योंकि E1 E2 के मान जो आएंगे वो बराबर होंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये जो परिणाम होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। इसमें मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव AB, ये रहा AB द्वारा इसकी निरक्षीय अक्ष पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लिया बिंदु P पर वैद्युत ध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर है, तब धनावेश परिणावेश दोनों से बिंदु P की दूरी BP = AP = स्क्वायर रूट ऑफ R² - L²। ये दोनों भुजाएं निकालनी, BP AP पाइथागोरस प्रमेय से सीधे। अब प्लस Q आवेश के कारण निकालने पहले प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 फॉर्मूला लगा दिया, 1/4π Q ये दूरी का वर्ग, अंडर रूट हट गया, फिर बीपी दिशा में माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने, ठीक इसी प्रकार यही आ जाएगा। बिल्कुल माइनस साइन नहीं लगाना है, क्योंकि हम परिमाण निकालने हैं, दिशा नहीं, ठीक है। दिशा के अंदर माइनस साइन आ जाता है ऑलरेडी, P ये दिशा में, तो ये वैल्यू आ गई, इसका जो अंडर रूट था वो स्क्वायर होकर हट गया। तो ये दोनों फॉर्मूले आ गए। अब इन दोनों का हमें परिणामी निकालना है कि आप जानते हो माध्यम का परावैद्युतांक। E1 व E2 को घटकों में विभाजित करने पर E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा परिमाण में बराबर विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाते हैं। आपको बता दिया पहले, क्योंकि एक ऊपर आ जाएगा एक नीचे, दोनों बराबर है, कट जाएंगे। तथा E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक ही दिशा में आते हैं, अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इन दोनों का सदिश योग के बराबर होगा। तो वैल्यू रख दी, सीधे परिमाण निकालें तो E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। वैल्यू रखी E1 E2 की, जो कॉमन है वो सब निकाल ली, हालांकि दोनों बराबर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब बात करें cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कण। तो cos थीटा आप इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में भी देख लो, तो cos थीटा क्या होगा, आधार बटे कण, यानी L/ या ये कह दो OB/ PV या BP, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो L/√R² + L²। तो ये वैल्यू हमने रख दी, cos थीटा की वैल्यू L/√R² + L²। अब ये वैल्यू रखते ही ये वैल्यू अंडर रूट को हमने 1/2 रख दिया, इनकी गुणा करेंगे 3/2 हो गया, और जहाँ 2QL है इसको ऐसे लिख दिया Q × 2L। और आप जानते हैं क्या होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको P से रिप्लेस कर दिया। अब L² R² से कंपैरिजन करेंगे, L² बहुत छोटा होगा R² के कंपैरिजन, तो L इज मच लेस देन R, तो L² का मान R² की तुलना में नगण्य होगा। L का मान बहुत छोटा है तो स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा, तो उसको छोड़ देंगे, L² छोड़ दें तो बचा क्या, R² की पावर 3/2, R² की पावर 3/2 आ गई। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, R³ हो गया, तो ये फॉर्मूला आ गया। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अगर माध्यम जो है वायु या निर्वात है तो K का मान 1 होगा, और K का मान 1 रख दिया, तो ये दूसरा फॉर्मूला आ गया वायु या निर्वात के लिए। वैद्युत क्षेत्र E की दिशा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के समांतर धन दिश आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी। तो ये इसकी दिशा होगी, कहाँ होगी दिशा, जो वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष है, यानी ये वाला अक्ष, इसके समांतर, ये रहा समांतर है, और प्लस से माइनस आवेश की ओर, प्लस से माइनस के आवेश की ओर ये जा रहा, ठीक है। अब आते हैं अंकित का क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी आपको दे रखी है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी दे रखी है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -E होता है, प्रोटॉन पर आवेश +E, और बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम में दे रखी है। मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इसे। आगे लिखा है इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो आपको Q दे रखा है, एक आवेश E की वैल्यू रख दी हमने, ये वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और बीच की दूरी जो हम लेते हैं वो 2L लेते हैं। 2L = यहाँ से L नहीं निकालने की जरूरत, बस 2L को 2L ही रहने देना। वैल्यू रख दी यहाँ, इसको
10⁻10 से गुणा करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब फॉर्मूला हम जानते हैं P = Q × 12, ये आपसे पूछा है, तो Q की वैल्यू ये रही और 12 की वैल्यू ये रही, तो ये दोनों के मान रख दिए गए, मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया P = 8.48 × 10⁻30 कूलाम मीटर, ये इसका मात्रक हो गया। होमवर्क के लिए है क्वेश्चन 42, 43, ये आपको घर पे करके लाने। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।